हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपने माइनर टेस्ट 2 के फिजिक्स के सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा वो है, इन नॉर्मल केस थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर बेंड्स टुवर्ड्स अ नेगेटिवली चार्ज रॉड। यहाँ तक वो क्या कह रहा है कि एक वाटर स्ट्रीम थी नॉर्मल कंडीशन में, जब उसके पास हम लोग ने निगेटिव चार्ज रॉड रखी है तो निगेटिव चार्ज रॉड की तरफ क्या कर गया, बेंड कर गया। अब वो आगे क्या कह रहा है, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज प्लेस्ड नियर द स्ट्रीम इट विल बेंड इन। तो कह रहा अगर अब निगेटिव चार्ज की तरफ की जगह पर हम लोग कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड रखें तो ये जो वाटर स्ट्रीम थी, पानी की जो धार थी, वो किस तरफ बेंड करेगी? क्या अपोजिट डायरेक्शन में जैसे पहले थी उसके अपोजिट, या बेंड नहीं करेगी, या उसी डायरेक्शन में बेंड करेगी जिस डायरेक्शन में पहले कर रही थी, या फिर है तीसरा चौथा है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी चाहिए कि उसका नाम है आपका इंडक्शन। इंडक्शन आपको मालूम है कि जब हम इंडक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो अगर आपके पास कोई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है यहां पर, और इसके आसपास नियर पर हम लोग कोई निगेटिव चार्ज बॉडी कोई हम लोग न्यूट्रल बॉडी लेके अगर आते हैं, कौन सी बॉडी? न्यूट्रल बॉडी अगर लेके आते हैं, इसके नजदीक रखते हैं, तो आपको ये मालूम है कि इसके नियर एंड पर अपोजिट चार्ज आता है ड्यू टू पोलराइजेशन, और इसके फार्दर एंड पर सेम चार्ज आता है। इस तरह से इनका पोलराइजेशन होता है। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अभी भी ये अट्रैक्ट करेंगी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं निगेटिव चार्ज बॉडी लूं, निगेटिवली सोर्स बॉडी जो है वो हमारी निगेटिवली चार्ज है, और इसके आसपास हम लोग कोई न्यूट्रल बॉडी लाके फिर से रखें, अगर न्यूट्रल बॉडी अगर लाके रखते हैं, तो आप देखेंगे ये निगेटिवली चार्ज बॉडी जो है इसके नियरर एंड पर पॉजिटिव चार्ज देगी और यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो आप फिर देखेंगे कि यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव, इसका मतलब फिर से इनके बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो मैंने आपको क्लास में भी एक बार बता रखा है कि अच्छे इसके इंडक्शन में हमेशा न्यूट्रल बॉडी जो होती है हमेशा चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसका मतलब चाहे आपकी ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, न्यूट्रल बॉडी हमेशा चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो। तो यहां से क्या समझ में आया कि जब ये पॉजिटिव, अब इसको आप तेरे देखो इस तरह से, इसको आप क्या मान सकते हैं कि इसको आप वाटर स्ट्रीम मान सकते हैं। ये भी क्या आपका वाटर है, नॉर्मल कंडीशन में था तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो जब आप पॉजिटिव चार्ज, जब आप निगेटिव चार्ज बॉडी लेके आए थे, निगेटिव चार्ज, तो भी वाटर इधर ही अट्रैक्ट हुआ, तो इधर ही ये बेंड हुआ रॉड की तरफ। तो जब आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो भी ये इधर ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी हमेशा चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू इंडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में बेंड करेगी जैसे पहले कर रही थी। तो आंसर क्या होगा आपका सी, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो एक फंडा है, याद कर लेंगे कि न्यूट्रल बॉडी हमेशा चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये हमेशा, चाहे ये पॉजिटिव रॉड हो या निगेटिवली चार्ज रॉड हो, वाटर जेट जो है वो, वाटर स्ट्रीम जो है वो इसी की तरफ बेंड करेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर पोजिशन्ड एट पॉइंट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, फाइंड द फोर्स वेक्टर ऑन द चार्ज -4 माइक्रोकूलम, ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। तो आप पहले बात समझें कि आपके पास यहां कहीं पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक्स वाई और जेड में, एक्स वाई एंड जेड में, और कह रहे हैं यहां पर दो चार्जेस हैं। ठीक है, तो यहां कहीं दो चार्जेस रखे होंगे, मैं रैंडमली मान ले रहा हूं, यहां कहीं कोई दो चार्जेस रखे हैं, एंड दैट इज Q1 एंड Q2। ये सिंपल यहां पर मान लो, आप समझ जाएंगे ये 3D में ही बात हो रही है। ठीक है, एक चार्ज है आपका Q1 जिसकी वैल्यू है दैट इज 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, एंड द सेकेंड चार्ज इज योर Q2 एंड दैट Q2 इज इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, और इसकी जो पोजीशन है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, इसकी जो पोजीशन है वो है -2√3, 3√3, -4 मीटर, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं वो है आपके 4√3, -5√3, 6, एंड दे ऑल आर इन मीटर्स, दे आर द पोजीशंस। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन
-4 माइक्रोकुलम, मतलब Q2 पर फोर्स आपको बताना है। अब आपको मालूम, जब भी 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं तो उनके बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो रिपल्शन होता है वो म्यूचुअल फोर्स होता है। जो ये इस पर लगाएगा वही फोर्स ये इस पर लगाएगा, ठीक है। लेकिन आपको नोटिस क्या करना है कि फोर्स ने पूछा आपसे, फोर्स वेक्टर पूछा है, मतलब कि डायरेक्शन से साथ बात करनी होगी। तो आपको समझना है क्या चीज, अब देखिए कि इसका मतलब आपको ये कह रहा है कि इस चार्ज पर बताओ फोर्स कितना लगा। अब देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इनके पास अट्रैक्शन आ रहा होगा, तो ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा और ये भी एक फोर्स लगाएगा, लेकिन ये फोर्स जो होगा वो होगा 2-1, द फोर्स ऑन पार्टिकल या चार्ज 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स F12, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, है ना। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये कितना होगा। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड में बात करें तो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन कहानी अगर बात करें तो ये अपोजिट वेक्टर्स हैं, मतलब निगेटिव वेक्टर्स है ना, तो प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें ये निकालना है, ना कि 1-2 निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है कि फोर्स का स्केलर फॉर्म जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है। लेकिन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो वेक्टर फॉर्म का मतलब है मुझे चाहिए 2 पर ड्यू टू 1, तो मैं क्या लिखूंगा 2-1, है ना। अब मतलब यहां पर सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर दैट इज 2-1, है ना, और ये भी क्या हो जाएगी 2-1 हो जाएगी। अब आपको मालूम है यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब हो जाएगा इंटू R वेक्टर हो जाएगा ये R21, ठीक है। तो R21 आपको क्या कहता है, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो R21 हम सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें R21 का वेक्टर और R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। R21 वेक्टर जो होगा क्या लिखा जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसकी मदद से सबसे पहले मैं क्या लिख लेना चाहता हूं, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। ये क्या है बेटा आपका R2 वेक्टर, ठीक है। दिस R2 वेक्टर कैन बी रिटन एज 4√3 I कैप माइनस 5√3 J कैप एंड प्लस 6K कैप, ये इसका R2 वेक्टर है। और अगर R1 वेक्टर लिखना चाहें हम लोग तो R1 वेक्टर इज -2√3 I कैप प्लस 3√3 J कैप एंड -4K कैप, ये R1 एंड R2 वेक्टर है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, R21 वेक्टर चाहिए। तो R21 वेक्टर का मतलब R2 माइनस R1। अगर मुझे 1-2 चाहिए होता, फोर्स 1-2, क्योंकि अगर मुझे 100 कूलम पर बोलता तो मैं बोलता 1-2, और 1-2 में होता तो R12 लिखते, और R12 में होता R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो फिलहाल ये आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो 4√3 माइनस ऑफ 2√3 मतलब कि हो गया 6√3 I कैप, देन -5√3 एंड -3√3, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 8√3 J कैप एंड देन 6 माइनस एंड -4 दैट इज प्लस, तो दिस इज 10K कैप। ये तो हो गया आपका R2 वेक्टर। नाउ कम टू द R2 वेक्टर, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब R21 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ I वाले का स्क्वायर दैट इज 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 8√3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 10 स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। R21 वेक्टर ये हो जाएगा बेटा 36 इंटू 3 दैट इज 108, और ये हो जाएगा 64 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपका 100, तो 100 एंड दिस 200 एंड 300 400, तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 400। सो द आंसर इज 20, तो मैग्नीट्यूड हो गया 20। नाउ कम टू द फाइनल सॉल्यूशन, हमें F21 निकालना था, ठीक है। तो F21 निकालने के लिए अब मैं लिख सकता हूं F21 वेक्टर इज इक्वल टू K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना था 100 माइक्रोकुलम दैट इज 10⁻⁻⁶। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जब हम वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं तो चार्जेस को हमेशा नेचर के साथ लिखते हैं, और जब स्केलर लिखते हैं तो चार्जेस के नेचर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर चार्ज का नेचर क्या है, -4 माइक्रोकुलम है। सो दिस विल बी -4 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई R21 का मॉड, R21 का मॉड था 20, सो दिस इज 20 क्यूब, ठीक है। 20 क्यूब को मैं इजिली क्या लिख रहा हूं 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू R21 वेक्टर क्या आया था बेटा, R21 वेक्टर वॉज 6√3 माइनस 8√3, 6
√3 आई कैप माइनस 8√3 जे कैप प्लस 10 के कैप प्लस 10 के कैप प्लस 10 के कैप, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब देखिए 20 इंटू 5 100, 5 इंटू 4 20, तो ये खत्म हो गया। तो ये -4 बचा हुआ है, ठीक है। तो एक बात क्या है यहाँ पर, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू -1 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 6√3 आई कैप माइनस 8√3 जे कैप प्लस 10 के कैप, है ना। अब देखिए यहां से अगर मैं यहां पर बेटा 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 10, मतलब तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। और जब मैं इस 10 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -13 और -13 एंड प्लस 9, सो दिस इज -4। तो आई कैन राइट 9 इंटू 10⁻⁻4 and this is -1, तो I will multiply this -1, तो it will be -3√3 I cap and minus plus 4√3 J cap and minus plus minus, so this is of minus K cap. So this is the answer, ठीक है, and this is in the Newton. तो आंसर क्या पड़ा, 9 इंटू 10⁻⁻4 -3 + 4 एंड -5 का फॉर्मेट है, -3 + 4. So this is -3 + 4 एंड -5, ठीक है. So this is the answer. तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ये वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हमेशा चार्जेस को नेचर के साथ रखते हैं और फोकस ये करना है कि किस पर हमें फोर्स पूछा गया है, एंड दैट विल डिसाइड कि R21 वेक्टर आपको लेना है कि R12 वेक्टर लेना है, ठीक है. तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 5 पॉजिटिव इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. एक हेक्सागन है जिसके 6 वर्टिस होते हैं लेकिन उसके 5 वर्टिसेस पर क्या रखे हैं, इक्वल चार्जेस रखे हैं, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज इवन. इनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इवन. अब कह रहा है नेगेटिव चार्ज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट 6th वर्टिस एंड देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स E2. इक्वल बट निगेटिव चार्ज है ना, इक्वल तो है बट निगेटिव चार्ज है. अब तो पहला सिनारियो क्या है बेटा हमारा, पहला सिनारियो ये है कि हमारे पास एक हेक्सागन है, ठीक है, इस तरह का एक हमारे पास क्या हेक्सागन है, और कह रहा है कि इस हेक्सागन के हर एक पॉइंट पर क्या रखा है, चार्ज रखा है. लेट दिस इज योर चार्ज Q Q Q Q एंड दिस इज Q, ठीक है. तो एक वर्टिस पर नहीं रखा था. जब एक वर्टिस पर नहीं रखा है तो उस वक्त उन्होंने बोला है कि इसके सेंटर पर जो नेट फील्ड है, इसके सेंटर पर जो ये सेंटर ही मानेंगे बच्चों आप लोग, ठीक है, फिलहाल तो ये सेंटर ही समझ लें, ये कुछ ट्रायंगल नहीं बन रहा है. सो यहाँ पर जो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कह रहा है कितनी है, इवन है. अब इवन का मतलब समझो आप, ये मॉड ऑफ इवन है. तो पहले ये बताइए, ये पॉजिटिव, तो ड्यू टू दिस इस पॉइंट पर अवे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से भी अवे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अवे, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अवे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ये सब क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना. तो अल्टीमेटली अब एक और चार्ज बताया, वो कौन सा बचा, ये. तो आप बोलेंगे इसकी वजह से अवे, तो इसकी वजह से अवे. तो आप देखेंगे ये और ये सब आपस में, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो नेट जो बचा है वो ये बचा है. इसका मतलब इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है, दैट इज इवन. अब क्या कह रहा है कि अगर मैं 6th कॉर्नर पर या 6th वर्सेस पर एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रख दूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 हो जाती है. नाउ कम टू दिस पॉइंट. तो ये कहता है कि अगर अब हम लोग इसके वर्टिस पर जो 6th वर्टिस था उसका, इस पर एक अपोजिट चार्ज रख दिया जाए, तो यहां पर तो आपका Q था, यहां पर भी Q था, पहले यहां पर भी Q था, यहां पर भी Q था और यहां पर भी Q था. अब कह रहा है अगर मैं यहां पर क्या रख दूं, -Q चार्ज रख दूं, तो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 हो जाती है, वो कुछ E2 हो जाती है. तो पहले इसको कैलकुलेट करें. अब आपको मालूम बेटा कि इसकी वजह से ये अवे
इसकी वजह से इस पॉइंट पर अवे, इसकी वजह से अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, है ना, इसको चार्ज को मिलाने वाले इसके अवे और इसकी वजह से इसके अवे हो जाएगा। अब देखिए इस ग्रीन वाले की वजह से अवे एट दिस पॉइंट और इस माइनस क्यू वाले की वजह से टूवर्ड्स दिस चार्ज, टूवर्ड्स, तो दोनों की वजह से इधर ही आएगी। अब देखिए ये डिस्टेंस, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो गए भाई आपस में। अब ये जो है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी क्या हुई, ये ई हुई और ये भी कितना हुआ, अगर मैग्नीट्यूड ई माने तो ये भी ई हुआ, है ना। अब यहां पर एक चीज और नोटिस करो, यहां पर भी बेटा ये जो बचा केवल ये बचा था ना, और इसको मैंने माना था ई, और इन्होंने इस ई को क्या दिया, E1 दिया है। अब ये जो नेट फील्ड आ रही है बताइए कितनी आ गई, तो हमारे पास जो नेट फील्ड आई है वो आ गई 2E, तो दिस इज द 2E, और इसी को उन्होंने क्या बोला है कि सेंटर पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, तो दिस इज E2। सो व्हाट इज द रेशियो E2 बाई E1, तो E2 की वैल्यू है 2E एंड E1 की वैल्यू है E, सो द रेशियो इज 2, तो करेक्ट आंसर इज A। क्लियर है यहां तक चीजें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देयर आर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 lying on a circle of a unit radius. This is very important. This is very important. That is a unit radius. That means the unit radius. तो radius जो है वो 1 है. That is magnitude is 1. Full stop. Electric field intensity at the center of the circle due to these charges is E vector. ठीक है. इन दोनों चार्जेस की वजह से जो कि चार्जेस सर्किल के ऊपर लाई कर रहे थे, सर्किल पर लाई करते हैं, और उन दोनों की वजह से सर्किल के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ई वेक्टर है। कह रहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर, सेंटर का पोजीशन वेक्टर बताइए विद रिस्पेक्ट टू Q2 इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू Q1 इज R1। अब इसको समझिए, मैं एक सिंपल से एक फंडा आपको बताता हूं कि सारा का सारा रिलेटेड टू वेक्टर है। तो आप देखें इसने क्या बोला है कि यहां पर एक सर्किल है, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्चुअली आप समझते हैं तो। यहां पर एक सर्किल है, ठीक है बच्चों, और कह रहा है इस सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2। लेट दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q1 एंड दिस इज योर Q2, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। इफ इट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो आपको मालूम है कि इसकी रेडियस उन्होंने कितनी बोली, यूनिट बोली है। तो फॉर अ टाइम बीइंग लेट दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड दिस इज ओनली 1, मैग्नीट्यूड इज ओनली 1, ठीक है। अब कहानी समझो बेटा, सबसे पहले कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे Q1 और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे सर इससे पहले जो लाइन मिलेगी इसके अलोंग आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अवे आएगी, ठीक है भाई, इसकी वजह से भी अवे आएगी, लेकिन आएगी ऐसी, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सेंटर पर, वो किधर आएगी, तो आप बोलेंगे अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आपने लिया है, तो ये आएगी अवे फ्रॉम द चार्ज एंड दिस इज E1 वेक्टर, दिस इज E1 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में। और अगर इस चार्ज की वजह से इस सेंटर पर देखें तो भी अवे फ्रॉम द चार्ज बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज योर E2, दिस इज योर E2 वेक्टर। अब बताओ इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने क्या बोला है, वो है E वेक्टर, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब अगर पैरेललोग्राम से ड्रॉ करें, मैं थोड़ा सा और डीपली बता रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन तो और पहले खत्म हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास आया है, ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उन्होंने ये बोला है कि दिस इज योर E वेक्टर, दिस इज योर E वेक्टर। और आपको मालूम है किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है उसका वेक्टर सम होता है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ। अब एक बढ़िया सी बात बताऊं, अगर मैं बोलूं यहां कोई पार्टिकल A है और ये इसका ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द पोजीशन, तो आप बोलेंगे सर ये इसकी पोजीशन है। अगर मैं बोलूं इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर अगर आप मुझसे A का पोजीशन वेक्टर पूछ रहे हैं तो जो एरो हेड होगा वो टुवर्ड्स द A होगा। अगर मुझे आप A की पोजीशन पूछ रहे हैं तो A की पोजीशन का मतलब क्या हुआ, A की तरफ एरो हेड, है ना, A की तरफ एरो हेड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि इसने बोला है द पोजीशन
लास्ट में जो लाइन देखो, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू Q1 इज R1, इसका मतलब इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू Q1 ये है जो वो R1 वेक्टर दी हुई है, सॉरी Q1 के रिस्पेक्ट में, सॉरी Q1 के रिस्पेक्ट में जो है, ठीक है ना, वो कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू Q1 इज R1, दैट मींस R1 कैसे ड्रॉ होगा, इस तरह से। अब कह रहा है आप मुझे R2 वेक्टर बताइए, तो R2 वेक्टर कैसे बनाया जाएगा? आप बोलेंगे सर ये जो वेक्टर है ये आपका कौन सा वेक्टर है? R2 वेक्टर। इसकी पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे आप? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर है विद रिस्पेक्ट टू Q2। अगर मैं ऐसे एरो लगाता तो आप बोलते पोजीशन ऑफ द चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, लेकिन अभी जो है वो क्या है? पोजीशन ऑफ द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू Q2। यहां तक बात समझ में आई? अब आप बताइए कि ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है हमारी KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब यहां पर R1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो आप बोलेंगे सर R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर, है ना, R1 क्यूब अपॉन R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर। इसी तरह से अगर मैं इस E2 वेक्टर को लिखना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा KQ2 अपॉन R2 क्यूब इंटू R2 वेक्टर। मैं साफ से लिख देता हूं। अगर इस E2 को लिखना चाहूंगा, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर क्या होती है? KQ बाई R स्क्वायर। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म के लिए यहां पर इसका बेटा यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं KQ बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर, ये है ना, इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर मैं E2 को क्या लिख सकता हूं? दैट E2 कैन बी रिटन एज दिस, E2 कैन बी रिटन एज दैट KQ दैट इज Q2 अपॉन R2 क्यूब इंटू R2 वेक्टर। यस, अब आप देखो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 1 है। इसका जो मैग्नीट्यूड है क्वेश्चन में दिया है रेडियस इज 1 यूनिट, मतलब 1। इसका मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का रेडियस के बराबर है, और रेडियस कितनी है? 1। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 है, और ये भी वैल्यू कितनी है? 1। तो इसका मतलब ये पूरी चीज 1 हो गई और ये पूरी चीज 1 हो गई। इसका मतलब हमारे पास E1 वेक्टर क्या बचा बेटा? E1 वेक्टर क्या भी रिटन एज KQ1 इंटू R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ये 1 है। इसी तरह से E2 वेक्टर क्या बना हमारा? E2 वेक्टर इज इक्वल टू KQ2 इंटू R2 वेक्टर। बस यहाँ पे वैल्यूज रख दो, अब यहां से आपको आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर, E1 वेक्टर इज KQ1 R1 वेक्टर प्लस KQ2 R2 वेक्टर। आपसे पूछा क्या गया है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू Q2, मतलब R2 वेक्टर पूछा गया। क्या पूछा गया है? R2 वेक्टर। तो बेटा इसको यहीं रखो, या आप क्या बोलोगे, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? E वेक्टर, इसको माइनस करेंगे तो KQ1 R1 वेक्टर विच इज इक्वल टू ऑफ KQ2 R2 वेक्टर। तो यहां से मैं R2 वेक्टर अब लिख सकता हूं, therefore that R2 vector, therefore R2 vector can be written as E vector minus KQ1 R1 vector upon KQ2. So this is your final answer. This is your final answer. तो final answer is E vector minus KQ1 R1 vector upon KQ2. So this is the answer D. होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ पार्टिकल B ऑफ चार्ज Q, पार्टिकल B ऑफ चार्ज Q, इसके पास चार्ज है बेटा आपके पास Q, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चलो ठीक है, यहाँ पर है इसके पास चार्ज Q एंड मास M, सो इट हैज मास M एंड चार्ज Q इस पार्टिकल के पास, ठीक है ना। इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज एन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब बेटा यहाँ पर एफ नेट कितना है हमारा? 0 इस पॉइंट पर। अगर ये एफ नेट यहाँ पर 0 है तो इसकी मतलब ये मीन पोजीशन है इसकी। जहां पर एफ नेट 0 होता है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं और वही उसकी मीन पोजीशन होगी, ठीक है। यहां तक की तो बात ये है। कह रहा अंडर इट्स वेट, अंडर इट्स वेट, तो इसका वेट कितना होगा भाई? इसका वेट होगा mg। इसका वेट क्या होगा? mg। कह रहा इसका अपनी वेट की वजह से इक्विलिब्रियम में है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय अ फिक्स्ड चार्ज A।
ये चार्ज है यहाँ पर, मान लो ये चार्ज आपके पास कितना है, कोई स्मॉल क्यू। तो बेटा इस स्मॉल क्यू की वजह, क्वेश्चन पहले प्रॉपर सुन लो क्या कह रहा है। पार्टिकल बी के पास चार्ज क्यू है, मास एम है, और ये अपने वेट की वजह से इक्विलिब्रियम में है। अपनी वेट और किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से आ रहा है? इस चार्ज क्यू, और ये फिक्स चार्ज यहाँ पर कोई है, वो मान लो कोई स्मॉल क्यू है, ये हमने माना है, ठीक है। लेट दिस इज योर क्यू। तो ऑब्वियसली बेटा वेट ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, और आपको पता है ये चार्ज क्यू है और ये भी एक चार्ज बॉडी है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली 110% इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आर कहां बेटा? ये यहां से यहां तक की ये जो हाइट है इसको मैं आर बोलूंगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो इसको मैं लिख सकता हूं आर एच स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? ये कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है, मास m और चार्ज q का इक्विलिब्रियम में है ड्यू टू इट्स वेट एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच। तो ऑब्वियसली वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो इसको नेट जीरो बनाने के लिए फोर्स कहां होगा? ऊपर होगा। तो एट दिस मोमेंट जहां पर ये इक्विलिब्रियम पे है, जहां पर ये इक्विलिब्रियम पर है, तो इसका मतलब एफ नेट अगर जीरो है तो इट मींस दिस एफ इज इक्वल टू mg है। तो ये बात तो यहां तक क्लियर हो गई। अब आती है अगली बात, बिकॉज एफ नेट जीरो तो इट्स अ मीन पोजीशन, इट्स अ इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब क्या कहता है? विच इज डायरेक्टली बीनीथ, और ये सब बातें आपकी हो गई, ठीक है। कह रहा है व्हेन पार्टिकल बी इज डिस्टर्ब्ड अलोंग द वर्टिकल देन द इक्विलिब्रियम इज। तो कह रहा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? पहले तो ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि एफ नेट क्या है बेटा? जीरो है। अब कह रहा है इसको अगर अलोंग द वर्टिकल हम डिस्टर्ब करें, अलोंग द वर्टिकल अगर डिस्टर्ब करें तो ये किस तरह का इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा? स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा, कि इक्विलिब्रियम में ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा इस पर। मानो कि हमने इस पार्टिकल बी को हमने इस तरफ थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, कितना? x, हमने x इधर डिस्प्लेस्ड किया है, तो पार्टिकल यहां कहीं आ चुका होगा। अच्छे से समझना बच्चों, पार्टिकल यहां कहीं आ चुका होगा, इसका मतलब पार्टिकल यहां पर होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी घट चुकी होगी, तो ये बचेगी तुम्हारी h माइनस एक्स, ठीक है। तो वेट तो बेटा हमेशा डाउनवर्ड है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड है, और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। तो अब जो सेपरेशन बचा है वो कितना है? h माइनस एक्स। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो अभी भी ऊपर ही काम करेगा, क्योंकि ये आप पहले से कंक्लूड कर चुके हैं कि सेम चार्ज रहे होंगे। अब जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो कितना लगेगा? दैट इज क्यू अपॉन h माइनस एक्स का होल स्क्वायर ना। हाँ, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब बताओ, पहले यहाँ h स्क्वायर था, अभी h माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब ये जो वैल्यू है वो कम हो गई, तो अल्टीमेटली फोर्स बढ़ गया कि नहीं? तो फोर्स अगर बढ़ गया तो अल्टीमेटली अगर फोर्स बढ़ गया, इसका मतलब फोर्स, नेट फोर्स अब इस पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होगा वो किधर काम करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो द नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, नाउ दिस इज द नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल एंड दिस इज योर एफ नेट। और एफ नेट क्या होगा इस बार? दैट इज एफ माइनस एम जी। अब देखो आपने डिस्प्लेस की तरफ किया था, नीचे की तरफ, तो क्या कंक्लूजन हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड एंड द फोर्स नेट जो अब एक्ट कर रहा है वो है अपवर्ड। तो अब आपको मालूम ही होगा जब फोर्स और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो नेट फोर्स है इस पार्टिकल को टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेके जाना चाह रहा है कि नहीं? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इफ द फोर्स डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल किधर जाने की कोशिश करे? अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर फोर्स या बॉडी को डिस्प्लेस करने के बाद वो मीन पोजीशन से दूर जाए तो आप समझ लो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहां पर ये जो फोर्स है इस पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहता है। या सिंपल तरीका ये होता है बच्चों कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसकी कंडीशन होती है आपका कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। वो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो आंसर क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक और बात मैं आपको क्या कह रहा हूं, अब ये कहानी तो खत्म हो गई, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन और जो बन सकता है और जो बनते भी हैं। तो अगर मैं यहां से मैंने पार्टिकल को डिस्प्लेस करके अगर मैं छोड़ दूं तो नेट फोर्स इसको ऊपर लेके जाएगा? बिल्कुल।
तो जब ये यहां पहुंचेगा इस जगह पर तो क्या रुक जाएगा? नहीं, ड्यू टू मोमेंटम ये और ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जा रहा होगा तो नेट फोर्स mg इसके ऊपर डोमिनेट करेगा। तो देखो इसके नीचे, देखो मीन इक्विलिब्रियम जो है आपका, मीन पोजीशन, इसके नीचे अगर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करेगा और mg कम होगा, तो ये हमेशा ऊपर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है बढ़ जाएगी, फोर्स कम हो जाएगा और mg डोमिनेट करने लगेगा। इसका मतलब जब आप इसको यहां लाके छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे SHM या ऑसिलेशन करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। इसका मतलब ये ऑसिलेशन तो कर रहा है ना, लेकिन अगर ये बहुत छोटा हो तो ये फिर SHM भी बन जाएगा। तो आपसे आगे से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके SHM का क्या बताओ, टाइम पीरियड बताओ, या ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताओ। तो आपको ये पता है कि SHM या ऑसिलेशन के लिए आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम का मिलना जरूरी है। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो ही वो ऑसिलेट या SHM कर सकता है। इसका मतलब इसके आगे का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक आपके पास क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ओके। आपको मालूम होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मेरिडियन ये होता है, ठीक है, तो ये जो होता है मेरिडियन जो होता है वो होता है √3/2a, अगर इनकी साइड्स क्या हो? a हो, है ना। और आपको मालूम है कि इसका जो सेंटर होता है, वो जो सेंटर होता है किसी भी पीक से उसका 2/3 होता है, 2/3 ऑफ दी हाइट, अगर मैं इसको हाइट लिखता हूं मेरिडियन की। ठीक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो 1/3 होता है। तो मतलब कि यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, चलो इतना है। ठीक है, इसका मतलब यहां से यहां तक की ये जो है वो 2h/3 होता है। अगर 2h/3 है तो बेटा ये 2/3 है, इंटू h हमारे पास है √3/2 इंटू a, एंड दैट कैन बी रिटन एज 2/2, और ये हो गया a/√3। इसका मतलब यहां से यहां तक की ये भी डिस्टेंस कितनी होगी भाई? सर ये भी होगी a/√3। ठीक है, तो बेटा ये कितनी होगी? सर ये भी होगी a/√3। यहां तक की तो बात ये समझ में आ गई केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल सुन के। ठीक है, क्या कहता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां पर एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है? स्मॉल q चार्ज है। यहां पर एक स्मॉल q चार्ज है। ठीक है, फुल स्टॉप। 3 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कि उसके बाहरी उनके वर्टिसेस पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q एंड दिस इज कैपिटल Q। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है? द सिस्टम ऑफ द 4 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। ठीक है, अभी हम आते हैं। इससे पहले तो मुझे बताओ कि भाई जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उनका जो ये एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ये भी कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेंटर है आपका, अब बात समझिए क्या कह रहा है कि अगर इस पूरे सिस्टम को क्या होना है? इक्विलिब्रियम में होना है। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास कहीं पर भी कोई क्लोज पॉलीगन है और क्लोज पॉलीगन के कॉर्नर्स पर, सभी कॉर्नर्स पर इक्वल एंड सेम नेचर का चार्ज हो तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर जो होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। इसका मतलब इक्वल चार्जेस ऊपर रखें तो अगर ये चार्ज हो या ना हो, ये इसकी कौन सी पोजीशन होती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। इसका मतलब ये जो चार्ज स्मॉल q है वो तो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर यहां पर आप बेटा, अगर मैं मुझसे पूछे आप F net कितना होगा, ये इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि यहां पर F net क्या होता है? 0 होता है। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बता रखा है क्लास के अंदर भी। तो अगर मैं आपसे ये q हटा भी लूं तो भी इस पॉइंट पर F net क्या होगा? इज ड्यू टू ऑल चार्जेस 0, इसलिए इक्विलिब्रियम होगी। इसका मतलब यहां पर आप छोटे स्मॉल q लेके जो आए, इस स्मॉल q पर भी चार्ज, इस चार्ज पर भी फोर्स कितना है? 0 है। इसका मतलब अगर यहां पर 10q लेके आते हैं, स्मॉल q की जगह स्मॉल 10q लेके आते हैं, तो भी उस 10q पर भी फोर्स क्या होता है? 0, क्योंकि रखा कहां पर है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखा है। लेकिन बेटा ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पर आप कोई भी चीज लाके रखेंगे तो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी, इक्विलिब्रियम ही मेंटेन करेगी, क्योंकि इसका F net क्या है? 0। जैसे कि ये है, आपसे मैंने ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होगी? तो आप बोलेंगे सर कि इसकी जो सेंटर है वही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। ठीक है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, इसके पास F net की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बाहर से कोई चार्ज Q लेके यहां पर रखूं तो इस पर भी क्या होगा? फोर्स 0 होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। लेकिन बेटा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में थोड़ी है। तो यहां पर बात किसकी कही गई? द एंटायर सिस्टम।
पूरा सिस्टम। तो पूरा सिस्टम देखो, किसी चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो होना, नेट फोर्स जीरो होना, तो उस चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाता है। लेकिन अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है तो हर एक चार्ज के ऊपर क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसका एक तरीका क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम में वो जो जिसको आप लेके आए या रखा है आपने, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है वो तो इक्विलिब्रियम में है ही है, तो बचे हुए सोर्स चार्ज में किसी एक को पकड़ते हैं और उस पर एफ नेट हम जीरो करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है इन कैपिटल क्यू चार्जेस में किसी एक को पकड़िए और उस पर एफ नेट को क्या करिए, जीरो। और एफ नेट अगर जीरो यहां भी हो गया और सेंटर पे ऑलरेडी एफ नेट जीरो है तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो फंडा क्या है कि अगर किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में बताना है तो उस चार्ज पर बस फोर्स निकालिए, वो जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको पूरा सिस्टम बनाना है तो किसी एक चार्ज को पकड़िए और उस चार्ज पर एफ नेट को क्या करिए, जीरो, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पकड़ते हैं। तो आप बताइए ये चार्ज सेम नेचर का, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो इन दोनों की वजह से यहां पर जो फोर्स आएगा वो रिपल्शन का फोर्स आएगा। लेट दिस इज योर एफ, ठीक है। अब इसकी वजह से ये और ये आपस में रिपल करेंगे तो इसकी वजह से भी फोर्स अलोंग दिस लाइन आएगा, तो अलोंग दिस लाइन यही होगा, अलोंग दिस लाइन यही फोर्स होगा कि नहीं। अब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये Q और Q, ये भी Q और Q, ये भी डिस्टेंस A और ये भी डिस्टेंस A। यहां तक तो बात समझ में आती है। और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इनके एजेस के बीच का एंगल तो आपको मालूम है कि कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये जो लाइन पास हो रही बच्चों, ये आपस में एक दूसरे को कितने एंगल पे काटेगी, 30 डिग्री पे काटेगी। तो ये एंगल कितना आपके पास, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, दिस इज योर 30 डिग्री। अब बात करते हैं, लेकिन बेटा इस चार्ज पर किस चार्ज पर, कैपिटल क्यू चार्ज पर, इसकी वजह से रिपल्शन, इसकी वजह से रिपल्शन, ये भी तो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये भी एक फोर्स इस पर लगाएगा और ये फोर्स होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्ज, और जो दूरी होगी वो ये दूरी यूज होगी। इसका मतलब ये जो फोर्स, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स आएगा वो अवे आएगा, रिपल्शन आएगा। इसका मतलब इसकी वजह से ये फोर्स ये है कुछ। अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो बेटा ये फोर्स होगा हमारा, बताओ कितना, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू ऑफ के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, और बीच की दूरी कितनी, a बाई √3 का होल स्क्वायर। सो दैट आई कैन राइट इट लाइक दैट इज 3KQ अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। इस फोर्स की बात करें अगर बच्चों, तो इस फोर्स की वैल्यू है आपके पास Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर। और ये भी कितना है, दैट इज सेम KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब आपको एक चीज मालूम है कि जब दो फोर्सेस इक्वल हो, 60 डिग्री पर हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है f√3 एट 30 डिग्री। तो देखो ये दो फोर्स आपस में इक्वल फोर्स है, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल फोर्स हैं, और कितने एंगल पर है, 60 डिग्री एंगल पर है कि नहीं। और दोनों फोर्स इक्वल हैं, दो फोर्स इक्वल 60 डिग्री पर, तो उनका एफ रिजल्ट जो आता है वो f√3 होता है। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 30 डिग्री पे इसी के अलोंग आएगा कि नहीं, हाँ इसी के अलोंग आएगा। अगर इसी के अलोंग आएगा तो ये होगा f√3 नेट फोर्स। तो इसका मतलब ये खत्म, तो इस नेट चार्ज पर टोटल फोर्स जो है वो f√3 प्लस ये f है, f√3 और ये प्लस f है, ये वाला f, इसको मान लो कोई f, इसको बेटा आप मान लो f2 मान लो, ये f1 और ये भी f1 मान लो, ठीक है। तो ये हो गया f√3 एंड f2। अब देखो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में और एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों का वेक्टर सम दोनों का जुड़ के आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब एफ नेट जो आ रहा है Q चार्ज पर जो फोर्स आएगा वो कितना आ रहा है बताइए, दैट इज f√3, मतलब ये f1√3 प्लस f2। और अगर इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है तो इस पर जो फोर्स होना है वो जीरो होना पड़ेगा, नेट फोर्स इस पर क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर f1 की वैल्यू हमारे पास है KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू √3 प्लस f2 की वैल्यू है 3KQ बाई a स्क्वायर। तो व्हाट टू डू, इन दोनों को उधर ले जाइए, जीरो है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं 3KQ बाई a स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ
के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √3। नाउ कम टू द पॉइंट, के और क्यू कैंसिल, के और ये क्यू कैंसिल, √3 से ये 3 कैंसिल होके √3 देगा, ए स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से फाइनल आंसर आता है हमारा कि स्मॉल क्यू मस्ट बी इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ क्यू बाई √3, माइनस ऑफ क्यू बाई √3। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, माइनस ऑफ क्यू बाई √3। ठीक है, और माइनस ही आना चाहिए क्योंकि बाकी चार्जेस कैसे थे, पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ही पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, तो बेटा इसके इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये चार्ज इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है क्योंकि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बैठा है, लेकिन अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है तो हर एक चार्ज पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक चार्ज को पकड़ते हैं और उस पर नेट फोर्स 0 करके हम लोग क्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये एक डाउट आएगा कि सर आपने यहाँ चार्जेस को नेचर के साथ नहीं रखा है। उसका रीजन है बेटा, क्या ये हमने डायरेक्शन मानी है कि आपने वाकई आपको पता है कि इसी तरफ होगी, आपको वाकई पता है, क्योंकि दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है, तो ये रिपल्शन है, तो इसमें तो आपको डायरेक्शन पता है ना। तो जब आपको डायरेक्शन पता है तब हम प्लस माइनस नहीं करते हैं, लेकिन अगर मुझे केवल फॉर्मूला लिखना हो वेक्टर फॉर्म का बिना ड्रॉ करे तो उसमें आपको चार्ज प्लस माइनस के साथ रखने पड़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही? तो आंसर इज Q माइनस क्यू बाई √3। नाउ कम टू द पॉइंट